नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे अपना कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी, जिसमें हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अध्याय 4, जिसका नाम है पौधों को जानिए। जानते तो सभी लोग होंगे, है ना? लेकिन इस पाठ को पढ़ के हम वो भी चीजें जानेंगे जो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। प्रेक्षण का मतलब उनको देखिए, बारीकी से देखिए, गौर से देखिए और समझिए। आप क्या देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय। विशाल मतलब बड़ा होता है, बड़े हैं, विशालकाय। जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, यानी जो ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, धरती में चिपके होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। लालिमा युक्त मतलब थोड़ा थोड़ा उसका जो रंग होता है पत्ती का वो लाल होता है। जैसे आपने तुलसी का ही पौधा देखा होगा। तुलसी भी दो कलर की होती है, एक हरी पत्ती वाली होती है और एक थोड़ी थोड़ी लाल पत्ती वाली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। अपने आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधों को देखे होंगे, अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। मतलब आपने अपने आसपास जब भी आप स्कूल जाते होंगे तो रास्ते में, अपने घर के आसपास, स्कूल के भी आसपास कई सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। और पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन कई अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, है ना? कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे फूलों वाले। तो इन पौधों के बीच में क्या अंतर होता है, चलिए उसको समझते हैं। क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। तो कहाँ चित्र 4.1? ये रहा 4.1 पौधों के भाग। तो देखिए इसमें आपको ये पौधा दिख रहा होगा। इसमें एक हिस्सा है, यहाँ से देखिए जमीन के नीचे का हिस्सा एक है और एक ऊपर का हिस्सा। तो जो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है उसको जड़ बोलते हैं, ठीक है? और जड़ भी दो तरह की होती हैं। जो सबसे नीचे वाली जड़ें होती हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक मूल। मूल मतलब जड़ होता है। और जो धरती के ऊपर, मतलब धरती से जो जड़ दिखाई देती है नीचे की ओर, तना और जड़ जहां से जुड़ी रहती हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक मूल। और फिर जो एक, जैसे ऊपर पेड़ के ऊपर एक तना नहीं होता है, उसी तरह जड़ में भी एक तना होता है जो नीचे की ओर आता है। तो उसी को, उस तने को बोलते हैं प्राथमिक मूल। और उस तने से भी जो डंडियां निकली होती हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक मूल। बात आगे समझ में? फिर ऊपर देखिए, ये पत्तियां हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये कुछ फूल खिल रहे हैं इसमें, है ना? ये उसके फल लगे हुए हैं। और ये जो लंबा सीधा भाग ऊपर की ओर जाता है इसी को हम तना बोलते हैं। और उस तने से जहां से बड़ी बड़ी डालियां निकली होती हैं, क्योंकि तना तो वो होता है जो सीधा ऊपर की ओर जाता है, लेकिन आसपास डालियां भी तो फैली होती हैं। तो जहां से बड़ी बड़ी डालियां निकली होती हैं उस भाग को कहते हैं इंटरनॉड। क्या कहते हैं? इंटरनॉड। और उन डालियों में से जहां से पत्ती निकली हुई होती है उस भाग को कहते हैं केवल नॉड। इंटरनॉड और नॉड समझ में आ गया? जहां से डालियां विभाजित होती हैं उसको इंटरनॉड, और जहां से पत्ती निकलती है उसको
नॉट बोलते हैं। ये इसमें देखिए छोटी छोटी ये क्या है, कलियां निकल रही है जिसको कलिका बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और जो पौधों का मेन दो हिस्सा होता है, धरती के ऊपर, एक धरती का नीचे। तो जो धरती का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको मूल तंत्र कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें पुष्प, फल, पत्ती, तना ये सब आते हैं उसको प्ररोह तंत्र बोलते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चित्र 4.2 चलो भी देखेंगे। पहले हेडिंग देखते हैं, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। शाख क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं और वृक्ष क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप एक, यानी आपको क्रिया करना है, कुछ करके पता करना है। तो क्या करना है, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। उन पौधों को देखिए जो आपसे कम लंबे, जैसे कौन सा पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, कुछ फूलों के पौधे हो गए। जिन और उन पौधों को भी देखिए जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जैसे सरसों का पौधा हो गया, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, ये तो नीम, आम, इन सब के पेड़ हो गए जो आपसे काफी ज्यादा लंबे होंगे। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। अब पौधे के भाग तो आप समझ ही गए हैं, तो तना भी पता होगा किसे कहते हैं। तो उस तने को क्या करना है, मोड़ के देखना है। जो अभी आपने पौधे पढ़े हैं 3 तरह के, जो आपसे कम लंबे हैं, जो आपसे अधिक लंबे हैं और जो आपके बराबर हैं, इनके तनों को मोड़ के देखिए, लेकिन इस तरह मोड़िए कि तना टूट ना जाए। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। तो जो आपके बराबर होंगे और जो आपसे छोटे पौधे होंगे उनके तने को तो आप मोड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो आपसे भी बड़े हैं, जैसे नीम का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, अमरूद का हो गया, पेड़ हो गया, तो इनके तने को आप भला मोड़ सकते हो? ये तो इतने मोटे होते हैं कि आप एक हाथ में उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये 4.1 पौधों के संवर्ग, इसमें 3 कॉलम दे रखे हैं। पहला है पौधों के नाम, दूसरा है कॉलम 1 ऊंचाई का, कॉलम 2 तना का, कॉलम 3 शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, कॉलम 4 पौधों का संवर्ग। तो पौधों के नाम सबसे पहले लेते हैं टमाटर का पौधा। तो ये आपकी लंबाई से छोटा होगा, आपकी लंबाई के बराबर होगा, या फिर आपकी लंबाई से ज्यादा लंबा होगा। तो क्या बोलेंगे, यह हमारी लंबाई से छोटा होगा। और इसका तना कैसा होगा, हरा, कोमल, मोटा या कठोर। तो टमाटर का जो पौधा देखे होंगे तो उसका तना बहुत ही कोमल होता है। कोमल मतलब मुलायम होता है, मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, है ना, इसीलिए हरा होता है और कोमल होता है। और शाखाएं कहाँ से निकली रहती हैं, आपने देखा है पहले टमाटर के पौधे में शाखाएं यानी डालियां निकलती हैं? नहीं निकलती हैं। और तो पौधे का संवर्ग कॉलम 4 में, तो पौधा क्या कहलाएगा, ऐसे पौधे जिनके तने कोमल होते हैं और हरे होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, और रंग भी उनका हरा होता है, वो शाक कहलाते हैं। शाक का मतलब अभी इन्हीं से पहचानते हैं, जिनका तना कोमल होता है, हरा होता है, पत्ते भी हरी होती हैं और बहुत मुलायम होते हैं। अब जैसे आम का हो गया, आम का पेड़ लिया है, इसकी लंबाई आपकी लंबाई से बहुत अधिक लंबी होगी, और इसका तना क्या हरा होता है, आम के पेड़ का तना हरा होता है? नहीं, वो भूरा होता है, कोमल भी नहीं होता, वो कैसा होता है, मोटा होता है और कठोर होता है। और इसकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के ऊपर से। और ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। फिर तीसरा पौधा लिया है नींबू का।
नींबू का जो पौधा होगा वो ना आपसे ज्यादा लंबा होगा और ना ही आपसे कम लंबा होगा, वो लगभग लगभग आपकी लंबाई के बराबर होगा। इसका तना कैसा होता है? हरा तो नहीं होता, कोमल भी नहीं होता, मोटा भी नहीं होता, लेकिन कठोर होता है। और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? एकदम नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। पेड़ का जो तना होता है एकदम तने के पास से ही निकलना शुरू हो जाती है, नीचे से ही। और ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। तो शाख, वृक्ष और झाड़ी समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। जो डालियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो या तो एकदम जमीन के पास से निकलना शुरू हो जाएंगी या फिर थोड़ा ऊपर तना बढ़ेगा उसके बाद से निकलेंगी डालियां। तो जो एकदम पास से निकलती हैं उन्हीं को झाड़ियां बोलते हैं, और जो थोड़ा ऊपर जाके डालियां निकलती हैं उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं जो आपने पहले पढ़ लिया है। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 व 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। चलिए आगे देखो, सुझाव क्या दे रखा है? पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसान को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? मैंने जो अभी बताया था आपको क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी करनी है, तो जिसमें उसमें आपको कुछ अगर पेड़ पौधे लाने को बोला भी जाए, पौधे लाने को बोले जाए, तो आप उन पौधों को लीजिए जो खरपतवार हो, जिनका उपयोग हम लोग नहीं करते हो। जैसे खेतों में भी बिना रोपे ही वो पौधे जग जाते हैं, जहाँ पे गमले में देखे होंगे कि कुछ घास फूस जग आती है, तो वही चीज खरपतवार कहलाती है। आगे देखिए, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी, वृक्ष आप पहले पढ़ चुके हैं। शाख का तना कोमल होता है, हरा होता है, मुलायम होता है। झाड़ी का तना कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, और उसमें जो शाखाएं होती हैं, जो डालियां होती हैं, वो एकदम नीचे से ही उगना शुरू हो जाती हैं। और जो वृक्ष होते हैं उसका तना मोटा होता है, कठोर होता है, और जो डालियां होती हैं वो धरती के ऊपर से, यानी तना थोड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद से डालियां निकलना शुरू होती हैं। इन्हें चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। जैसे ये देखिए चित्र, ये देखिए, ये जो पेड़ है, वृक्ष है, इसका देखिए तना मोटा है और कठोर है, और मोटा है, कठोर है, और इसका रंग भी हरा नहीं है, भूरा है। तो ऐसे वृक्ष क्या कहलाते हैं? ऐसे पेड़ वृक्ष कहलाते हैं। ये देखिए, लग रहा है नींबू का पौधा है। इसमें देखिए तना तो है लेकिन डालियां भी एकदम नीचे से ही निकलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। और ये देखिए, इसमें डालियां तो है नहीं, डायरेक्ट पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं, और तना भी इसका हरा होता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे पौधे को शाख बोलते हैं। ठीक, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, यानी कम शाखाएं होती हैं, डालियां कम होती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो जिसमें जो डालियां होती हैं वो एकदम धरती के पास के तने से निकली होती हैं। जो तना एकदम धरती के पास होता है वहीं से डालियां निकलना शुरू हो जाती हैं,
उनका तना कैसा कठोर तो होता है, हरा रंग का नहीं होता, कठोर होता है और भूरे रंग का ही होता है, लेकिन मुलायम नहीं होता है। ठीक, मोटा नहीं होता है, मुलायम नहीं होता है, कठोर होता है। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। सुदृढ़ मतलब बहुत ही कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं और गहरे रंग के होते हैं, है ना, भूरे या काले। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे शाख, झाड़ी और वृक्ष ये क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? तो आपको देखना है, पौधों को तो पहचानी गए हैं शाख, वृक्ष, झाड़ी। इन्हीं के आधार पर जो 4.1 दे रखी है उसको भरिए। अब वो पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। आपने सेम का पौधा देखा ही होगा कैसा होता है, मनी प्लांट का देखा होगा, तुरई का पौधा देखा होगा। ये कैसे होते हैं? ये या तो धरती पर फैलते रहते हैं पूरा, या फिर किसी का सहारा पाकर के, किसी पेड़ पौधे या फिर किसी लकड़ी उकड़ी का सहारा पाकर के ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। तो इनके बारे में आगे बात हो रही है। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके जो तने होते हैं वो इतने मुलायम होते हैं कि वो खड़े ही नहीं हो सकते, इसलिए उनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये पूरा जमीन में फैला हुआ है, कद्दू का शायद पौधा है और ये मनी प्लांट का है। ये किसी का सहारा पा करके, देखिए यहाँ पे एक डंडी है ना, उसका सहारा पा करके गोल गोल होते हुए ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। वही बताया कि इनके तने इतने मुलायम होते हैं कि वो खड़े ही नहीं हो सकते, पत्तियों का भार अपने ऊपर ले ही नहीं सकते, इसलिए वो क्या होते हैं, जमीन में पूरा फैलते चले जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं? विसर्पी लताएं बोलते हैं। जबकि कुछ पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधों को आरोही लता कहते हैं। ठीक, ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। मतलब जैसे बताया, जो पौधे एकदम फैल जाते हैं, जमीन पे पूरा फैलते रहते हैं, जैसे तुरई का हो गया, लौकी का हो गया, कद्दू का पौधा हो गया, इन्हें हम बोलते हैं विसर्पी लताएं। और जो किसी चीज का सहारा पा करके, लकड़ी का, डंडी का, पेड़ का, पौधे का सहारा पा करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं आरोही लताएं। जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया। और ये क्या बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है शाख, झाड़ी और पेड़ उनसे अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। ठीक, आगे देखते हैं अब तना क्या होता है। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाए जाने वाले विभिन्न संरचना एवं भागों को देखें। तो आप जो अपने आसपास के पेड़ पौधे देखते हैं उनके तनों को ध्यान से देखिए। अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपके जो मित्र भी अवलोकन किए होंगे, देख के उसमें क्या देखे होंगे, क्या लग पाए होंगे, और आप जो देखे हैं उनकी तुलना कीजिए आपस में। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। चलिए आगे क्रियाकलाप 2, फिर देखिए आपको कौन सा क्रिया करना है। क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री। ये क्रिया करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक गिलास चाहिए, जल चाहिए, लाल स्याही चाहिए, शाकीय पौधा चाहिए। आप शाक समझ के ना क्या होता है?
तो आपको वृक्ष नहीं लेना है, झाड़ी नहीं लेनी है, क्या लेना है, शाकीय पौधा लेना है और एक साथ में ब्लेड चाहिए। करना क्या है, जो ग्लास लिए थे, गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें, ठीक है। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। ये देखिए चित्र 4.6, एक गिलास दिया हुआ है, गिलास में पहले पानी भरा, फिर उसमें लाल स्याही डाल दी है और एक तने को उसके अंदर डुबा के रख दिया है। फिर क्या होता है, अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए, क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं। तो जब अगले दिन आप देखेंगे तो देखेंगे उसमें तने का कुछ भाग है वो लाल हो गया है और लाल भाग एकदम ऊपर तक दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ भाग पत्तियों में भी पहुंच गया है लाल भाग, है ना। आपने देखा होगा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है, अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो कैसे पहुंचा होगा, हमने तो सिर्फ तना डुबोया था, ऊपर तो पानी डाला नहीं था, है ना, तो ऊपर तक कैसे पहुंचा, तो वह तने के ही सहायता से पहुंचा है। देखिए तने का जो अंदर का भाग होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पे काट के दिखाया गया है, इसमें छोटी छोटी ये जो लाल लाल दिख रही है ये कुछ पाइप जैसे बने होते हैं, इसी से पानी क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो देखिए आगे क्या बताया है, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। संवहन का मतलब होता है लाना और ले जाना, यानी किसी चीज को लाना, किसी चीज को ले जाना, और तना किसका संवहन कर रहा है, यहाँ पे जल का संवहन कर रहा है, जल को नीचे से ऊपर पूरे पौधे तक ले गया है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं, जैसे लाल स्याही पहुंची है वैसे जल में भी जो खनिज मिले होते हैं वो भी पूरे पेड़ तक ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो आपने तने का काम समझ लिया, तने का काम क्या होता है, संवहन करना, किसी भी चीज का संवहन करना, किसी चीज को जड़ से ऊपर तक ले जाना और ऊपर से जड़ तक लाना। चलिए आगे पढ़ते हैं, जड़ के बाद तने के बाद अब पढ़ते हैं पत्ती। पत्ती का काम क्या होता है, देखिए अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति एवं आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं, तो आप जब देखेंगे सभी पत्तियों की तुलना करेंगे तो क्या इनका आकार मतलब जो इनका साइज होता है छोटा बड़ा जैसा भी हो, वो रंग और क्या बोला है, आकृति आकार और रंग क्या एक जैसा होता है, तो आप पाएंगे बिल्कुल नहीं, सभी पेड़ पौधों की पत्तियों का जो साइज होता है, आकृति होती है, आकार होती है, रंग होता है, वो उसमें कुछ कुछ अंतर होता है। यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, पर्णवृंत कहते हैं, वह पर्णवृंत कहलाता है। वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, यानी जो पत्ती आप तोड़ोगे तो देखोगे इसमें एक नीचे डंठल निकला रहता है, उसी डंठल को क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं और जो पूरा पत्ती मिल जाती है जो भाग चपटा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं या पट्टल भी बोलते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं, क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है, ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है पत्ती का, ये देखिए ये एक तना है और इससे जो भाग जुड़ा हुआ है, जो डंठल नीचे निकला हुआ पत्ती के नीचे, उसी को क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं, और जो चपटा वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, पट्टल बोलते हैं। तो पूछ रहा है क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है, चलिए देखते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें।
छाप कैसे लेंगे, यानी इसको कागज पे छापना है। कैसे छापना है? यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। तो छाप के लिए फिर एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 3 कीजिए इसको। एक पत्ती को सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए कागज लिया हुआ है, इसके नीचे पत्ती रखा हुआ है। इसे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? हाँ, हमें छाप दिखाई देगी। कुछ रेखाएं निकली होंगी कुछ इस तरीके की, जैसे पत्ती है तो एक ऐसे रेखा निकली होगी, कुछ ऐसे से, कुछ ऐसे से, है ना, ऐसे रेखाएं निकली दिखाई देंगी। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो हमारी रेखाएं दिख रही हैं इन्हीं को शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिरा। याद रखिएगा इसको। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? ये वाली, ये जो शिरा होती है एक मोटी शिरा होती है जो पत्ती के बीचों बीच होती है, इसी को बोलते हैं मध्य शिरा। और जो किनारे किनारे शिराएं होती हैं इसको शिरा बोलते हैं। ठीक है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए इस डिजाइन को शिरा विन्यास बोलते हैं। और जो लाइन होती है, ये जो अपना डिजाइन बनाती हैं, कुछ पत्तियों में इस तरीके की शिराएं होती हैं ऐसे ऐसे, और कुछ पत्तियों में ऐसे जैसे शाक वाली पत्तियां होती है उसमें कुछ ऐसे ऐसे शिराएं बस बनी होती हैं। तो ये जो डिजाइन बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो इस शिरा विन्यास को जालिका रूपी शिरा बोलते हैं। अभी हमने बताया था दो तरीके का जाल बना, दो तरीके की शिराएं होती हैं। एक होती है जो एक बीच में मोटी शिरा निकली होती है और उसके किनारे किनारे ऐसे, ये पत्ती है बीच में मोटी शिरा होगी और उसके किनारे किनारे कुछ ऐसे टेढ़ी टेढ़ी शिराएं बनी होंगी, इसी को बोलते हैं जाल का रूपी शिरा। ये पूरा जाल बना के रखती हैं। और जो पत्तियां कुछ ऐसे शाख वाली पत्तियां होती है, बीच में तो मोटी शिरा होती है लेकिन किनारे किनारे टेढ़ी शिराएं ना होकर के इसके जैसे समांतर शिरा ही होती हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? समांतर शिरा विन्यास। चलिए आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। अभी तक आपने पत्तियों के बारे में क्या जाना? पत्ती में पर्णग्रंथि क्या होता है, पटल क्या होता है, शिरा विन्यास कितने तरह की होती हैं, शिरा होता क्या है, मध्य शिरा किसको बोलते हैं, यानी आपने पत्ती के भागों को पहचाना। अब देखते हैं पत्ती का काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया गया है पत्तियों के शिरा विन्यास का। ये कैसा शिरा विन्यास है? ये जालिका रूपी शिरा विन्यास है। और ये जो चित्र है इसमें कैसा शिरा विन्यास है? समांतर शिरा विन्यास। जैसे गन्ने की भी पत्तियां आपने देखी होंगी, उसमें भी जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। चलिए अब पत्ती का काम जानने के लिए हम करेंगे एक और क्रियाकलाप। पढ़ते हैं क्रियाकलाप 4। इसमें आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? शाक यानी पौधा चाहिए, वो भी शाक वाला चाहिए, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा। ठीक है, अब देखो इसका करना क्या है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए। पहली बार दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए, यानी पौधा मुरझाया हुआ ना हो, स्वस्थ हो, हरा भरा हो, खिला खिला हो। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। चित्र 4.11।
देखिए यहाँ पे 4.11 ये रहा। इसमें ये जो पत्ती निकली हुई है उसकी जो एक डाली है उसके ऊपरी भाग को पन्नी से कस के क्या किया, धागे की सहायता से इसको बांध दिया है। तो इसे आपको भी करना है, बांध देना है। और दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। और दूसरे पॉलीथीन में कोई डाली वाली नहीं डालनी है, बस ऐसे ही धागा बांध के धूप में रख देना है। कुछ घंटे बाद पॉलीथीन की थैली के अतिरिक्त पृष्ठ को ध्यान पूर्वक देखिए, यानी जो ऊपरी भाग जिसमें पौधा नहीं छू रहा है, जो से आपने पॉलीथीन बांधी है उसके ऊपरी भाग को ध्यान से देखिए। तो क्या देखेंगे, क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जब आप यह क्रियाकलाप करो तो उसमें जो पॉलीथीन बांधी थी उसको हटा दो। तो आप जब यह क्रियाकलाप करेंगे तो देखेंगे ये जो ऊपरी वाला भाग होता है यहाँ पे, ठीक, ये आसपास जो खाली खाली भाग दिख रहा है यहाँ पे आपको जल की कुछ बूंदें दिखेंगी और उसी पॉलीथीन में दिखेंगे जो आपने पेड़ के पौधे से, पेड़ के जो ऊपरी वाला हिस्सा है पत्तियों से सटा के जिस पॉलीथीन को बांधा हुआ है उसमें आपको दिखेंगी, और जो खाली बांध के ऐसे धूप में रखा है उसमें नहीं दिखेंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि पत्ती क्या काम कर रही है। जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्ती का काम क्या होता है, तना देखो जल को ऊपर ले जा रहा था, ठीक, पौधे के सभी भाग तक पहुंचा रहा था। और पत्ती का काम क्या है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, छेद बने होते हैं, उन्हीं की सहायता से जो जल होता है वो वायुमंडल में निकलता है, वायुमंडल में वाष्प बन के निकलता है, ठीक है। और इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? ताकि हमें पता लगा सके कि पानी तो ऐसे हमें दिखता तो है नहीं, लेकिन जब पत्तियां हमने बांधी, पॉलीथीन हमने बांधी तो फिर वो पानी पॉलीथीन को पार नहीं कर सकता और पॉलीथीन में ही रह जाएगा। क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते। अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। आपने पढ़ा था ना, जल क्या बन रहा था, जल भाप बन के उड़ भी रहा था और जो भाप बन रहा था उससे हम जल भी बना रहे थे। आपने पढ़ा था ना वाष्पन और संघनन। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। अब देखिए, अभी तो एक कार्य समझ लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन करना, और पत्ती का और भी काम है, चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए करेंगे क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5, इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था, कहाँ गया? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जब जल रहता है और जल से भाप बन के उड़ता है, यानी वाष्प बन के उड़ता है, तो उसको बोलेंगे वाष्पन। इसमें वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है, जल वाष्प बन रहा है, तो इसको बोलेंगे वाष्पन। और इसका जब उल्टा होता है, वाष्प से जब फिर से द्रव बनता है तो इसको बोलते हैं संघनन। ऐसे में पूछ रहा है कि इसमें तो भाप बन के उड़ रही थी, जो जल था वो तो भाप बन के उड़ रहा था, लेकिन हमने पन्नी लगा के उसको जल बना लिया, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। चलिए आप पढ़ते क्रियाकलाप 5। इसमें आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? पत्ती चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, परखनली चाहिए, बर्नर, जल, प्लेट एवं
आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन बनाना सीखा था आपने पहले पार्ट में, वही आपको आयोडीन विलयन चाहिए। फिर क्या करना है, परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें। एक परख नली लेना है, परख नली में पहले पत्ती डाल देना है, फिर उसमें स्प्रिट डालना है। ऐसे डालने की पत्ती पूरा उसमें डूब जाए, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। ठीक है, परख नली को क्या करना है, परख नली में पत्ती और स्प्रिट डाल के हमने उस परख नली को बीकर में रख दिया। बीकर में पानी भरा हुआ है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। फिर बीकर को क्या करना है, गर्म करना है, और तब तक गर्म करना है जब तक पत्ती का जो हरा रंग है वो पूरा नहीं छूट जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालें। फिर क्या करना, उसका रंग पूरा चला गया। आपको पत्ती को निकालना है, एक प्लेट में रखना है, फिर उसमें क्या डालना है, आयोडीन विलयन। चित्र 4.12, कहाँ 4.12, ये रहा, ये देखिए, यह परख नली, इसमें पत्ती रखा हुआ है और इस परख नली को हमने बीकर में रख दिया। बीकर में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। फिर इस पत्ती को निकाला, एक कटोरी में रखा, इसमें क्या डाला, आयोडीन विलयन। तो पत्ती का रंग कैसा हो गया, बैंगनी रंग का हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए। आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षणों की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। आपने आयोडीन का टेस्ट किया था ना, आयोडीन का इस्तेमाल किसमें कर रहे थे, मंड के परीक्षण में कर रहे थे। तो बोला उसी प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। तो हमने क्या देखा था, आलू में मंड पाया जा रहा था। मंड आलू में कहां से आया था, तो पौधे के विभिन्न भाग से आलू में मंड आया था। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इसी तरह पौधे भी अपना खाना बनाते हैं। पौधे भी अपना खाना बनाते हैं, और खाना कौन बनाता है पौधों में, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां ही खाना बनाती हैं। ठीक है, और ये किसके उपस्थिति में बनाती हैं, प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, हरित लवक। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, पानी का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। मतलब जब ये अपना खाना बनाती हैं तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, इन सब का उपयोग करती हैं और अपना ग्लूकोज, इनके खाने का नाम है ग्लूकोज, बनाती हैं। साथ में ऑक्सीजन भी वायुमंडल में छोड़ती हैं, ऑक्सीजन गैस निष्कासित करती हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, और तने पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। तब तक हमने क्या देखा, पौधे का काम क्या होता है, पानी को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पत्ती क्या करती है, उस जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है, और कुछ जल होता है जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है। प्रकाश संश्लेषण भी पत्तियां करती हैं। ठीक है, भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है कहलाती है, और हमें ऑक्सीजन भी देती हैं। और
जो जल होता है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, तो तना द्वारा ही पहुंचता है। और तने को जल कहाँ से मिलता है, तो हम जब पेड़ पौधा कुछ लगाते हैं तो उसमें रोज पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, जड़ में पानी डालते हैं और जड़ द्वारा ही तने को पानी मिलता है और तना फिर उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब देखेंगे मेन काम जड़ का क्या होता है। तो हमने दो चीजों के देख लिए, एक तने का काम देख लिया, एक पत्ती का काम देख लिया। अब देखेंगे जड़ का क्या काम है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जड़ के बारे में। चित्र 4.13 को ध्यान पूर्वक देखिए। पहेली और बोझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, क्यों? तो चलिए देखते हैं 4.13। ये रहा हमारा चित्र 4.13। ठीक है, ये है पहेली और ये है बोझो। तो देखिए पहेली जो पानी दे रही है अपने पौधों को वो किसमें दे रही है, मिट्टी में दे रही है, जो जड़ में दे रही है। लेकिन ये जो बोझो है ये किसमें पानी दे रहा है, सिर्फ पौधे की पत्तियों में दे रहा है, ये ना मिट्टी और जड़ में पानी नहीं दे रहा है। तो बताइए कौन सा तरीके से पानी दे रहा है, तो आप बोलेंगे कि पहले सही तरीके से पानी दे रही है क्योंकि वो जड़ में दे रही है, लेकिन ये पौधे में दे रहा है, सिर्फ पौधे में, इसलिए ये पानी सही से नहीं दे रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, तो आप तो जानते हैं मिट्टी के अंदर क्या रहता है, जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो जड़ को अंदर गाड़ते हैं, है ना, तो मिट्टी के अंदर जड़ है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। किस बारे में, जड़ के बारे में। तो उसके लिए क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 6। इसमें आपको आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए, ब्लेड चाहिए अथवा कैंची भी चलेगा और जल चाहिए। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए, यानी आप अपने स्कूल में 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में या तो 4-4 लोग रहे तो 5-5 रहे, तब यह क्रियाकलाप कीजिए। करना क्या है, बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। क्या करना, एक जैसे 2 पौधे उखाड़ने हैं, ठीक है, ऐसे उखाड़ना कि उसका जड़ जो है वो अलग ना हो, जड़ लगा रहे, ध्यान रहे कि उनकी जड़ों में कोई क्षति ना हो, क्षति मतलब कोई उसको हानि ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो। खरपतवार के एक पौधे को गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, चित्र 4.14 ए। दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए, अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, 4.14 बी। ये देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पौधा ये लगाया हुआ है इसमें देखिए जड़ पूरी तरीके से दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पौधा लगाया है इसके जड़ को क्या किया है, काट दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लगाना है, करके देखना है। फिर आगे क्या है, इनमें नियमित रूप से जल दीजिए, 1 सप्ताह पश्चात इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? आपको क्या लगता है दोनों स्वस्थ रहेंगे? एक में जड़ है लेकिन एक में से हमने जड़ हटा दी है, तो जो जड़ वाला पौधा होगा वो तो सही सलामत और स्वस्थ होगा, लेकिन जो बिना जड़ का पौधा होगा वो क्या होगा, मुरझा गया होगा। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। तो इससे आपने क्या सीखा कि जो जड़ थी, जड़ थी वो मिट्टी से खनिज पदार्थों को ले रही थी, ठीक है, जो भी उसको पोषण चाहिए था फूलने बढ़ने के लिए, जो कुछ भी उसको जरूरत थी वो तो मिट्टी से मिल रहा था, जड़ को मिल रहा था, और जड़ ही के द्वारा तने में जा रहा था, पौधे के पूरे भाग में जा रहा था। लेकिन दूसरे में तो जड़ ही नहीं थी, जब जड़ ही नहीं थी तो मिट्टी से वो कुछ ले ही नहीं पाएगी, कोई खनिज पदार्थ ले ही नहीं पाएगी। जब वो खनिज पदार्थ ले ही नहीं पा रही थी, जड़ ले ही नहीं पा रही थी, पौधे के विभिन्न भाग तक कुछ जा ही नहीं पा रहा था, तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो मुरझा गया। चलिए
अब तो ये क्रियाकलाप हमने सीखा कि जड़ें जो है वो मिट्टी से खनिज पदार्थ लेती हैं। एक काम सीख गए। अब दूसरा काम सीखने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप 7। इसमें क्या क्या आपको आवश्यक सामग्री चाहिए? मक्का और चने के बीज, यानी मक्का का, मकई और चना का बीज चाहिए, रुई चाहिए, कटोरी और जल चाहिए। करना क्या है, 2 कटोरियां लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए, एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। 2 कटोरी लेनी है, इसमें रुई को भिगा के रखना कटोरी में। फिर जो चने के दाने लिए हुए हैं उसको भी उसी रुई पे रख दीजिए और जो मकई के दाने लिए हैं उसको भी उसी रुई में कटोरी में रख दीजिए। एकदम पूरा ढक के रखिए, ठीक है। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाते। ठीक है, उनमें फिर हमेशा जल भरना, यानी उसमें हमेशा नमी रखनी है, उसको सूखने नहीं देना है। और कब तक ऐसा करना है, जब तक उसमें से वो अंकुरित ना हो जाए, अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। नवोद्भिद मतलब क्या होता है, नव मतलब होता है नया और उद्भिद का मतलब होता है उगना, यानी उसमें जो नए पौधे जैसा कुछ नया चीज उगता हुआ ना दिखाई दे, तब तक उसको भिगो के रखना है, ठीक है। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। फिर जब अंकुरित हो जाएंगे तब उसको रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, तो क्या होगा, उसका जो अंकुरित वाला भाग होगा वो देखेंगे रुई में फंस जाएगा, ठीक है, और आसानी से निकालते नहीं बनेगा। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? क्यों? तो आप बोलेंगे नहीं, सरलता से नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि जो अंकुरण हुआ है, जो बीज अंकुरित हुआ है, रुई में फंस गया है। फिर आगे क्या है, क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। जब आप इससे पहले वाला क्रियाकलाप कर रहे थे जिसमें आपको 2 पौधों की जरूरत थी, ठीक है, जो गमले में आपने लगाए थे, तो क्या हुआ, उसको जब उखाड़े थे तो क्या सरलता से आप उखाड़ पा रहे होंगे? करके देखिएगा, जो पौधे जमीन में होते हैं, गड़े होते हैं, अगर उनको उखाड़ने की कोशिश करें तो सरलता से वो नहीं उखाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो एकदम मिट्टी में जकड़ी हुई रहती हैं। जड़ का काम क्या होता है, पौधे को स्थिर रखना, पौधे को खड़ा रखना। जब जड़ मिट्टी में जाती है तो इस तरीके से पूरा जम जाती है कि पौधा आसानी से उसमें खड़ा हो सकता है। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए, देखा, जकड़े रहने का काम करती हैं। तो 2 काम समझ में आ गए। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। जड़ों को क्या कहा जाता है, मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। आपने पत्तियों के बारे में पढ़ा था, 2 तरह की पत्तियां थी, एक जिनका विन्यास कैसा था, शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास, और जो दूसरी पत्ती थी उनका शिरा विन्यास कैसा था, समांतर शिरा विन्यास। जो पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं, बीच में एक मुख्य शिरा होती है और किनारे किनारे ऐसी ऐसी कुछ शिराएं निकली होती है ना, तो इसको बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास, एकदम जाल बना के रखती हैं। और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें एक मुख्य शिरा तो होती है मध्य वाली, लेकिन ये और शिराएं ऐसे समांतर ही होती हैं उसके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। अब चलिए एक और क्रियाकलाप देखते हैं, क्रियाकलाप 8। इसमें क्या आपको करना है, चित्र 4.16a एवं 4.16b को ध्यान पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 4.16a के समान दिखती है अथवा चित्र 16.b की तरह? तो कहाँ चित्र 4.16 कहाँ देखते हैं इसको, ये रहा। यहाँ पे देखिए
ये है हमारा मक्का का बीज और ये है चना का बीज। मक्के में जो अंकुरण हुआ है वो एकदम देखिए सीधा सीधा हुआ है, ये देखिए। लेकिन जो चने में अंकुरण हुआ है वो एक तो सीधा मोटा सा हुआ है, लेकिन देखेंगे उसके किनारे किनारे भी कुछ इस तरीके से ये देखिए निकला हुआ है, जड़ ना अंकुरण निकला हुआ है। ठीक है, दोनों में अंतर है, भिन्नता है, एक तरीके नहीं दिख रहे हैं दोनों। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? तो मक्का के पौधे की जो जड़ें हैं, कहाँ है मक्का के पौधे की जड़ें? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। तो जो आप अगर जड़ भी देखेंगे तो जो मक्का की जड़ें होती हैं वो कैसे निकली होंगी? एकदम समांतर सीधे निकली होंगी, उसमें कोई आपको मेन जड़ नहीं दिखेगी, बस ये जमीन होगी, जमीन से जो ऊपर पौधा निकला होगा और जड़ें होंगी बस ऐसे ऐसे ही निकली होंगी। ठीक, लेकिन जो चना की जड़ आप उखाड़ के देखेंगे तो मान लो ये ऊपर पौधा है और उसकी जड़ें एक मुख्य जड़ होगी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे 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 छोटे छोटे रेशे निकले होंगे। ठीक, तो जड़ें भी इसी तरीके दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि जो ये पहला चित्र दिखाया हुआ है ये किसका है? तो बोलेंगे आप मक्का की जड़ें, और जो बी चित्र है ये किसका है? चना की जड़ें हैं। तो आप समझ गए ना जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। चलिए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। ठीक है, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या करना है? आप खुले मैदान में जाइए जहां बहुत सारे पौधे उगे हों, तो आपको क्या करना है? कुछ पौधे जमीन से उखाड़ने हैं, और जब उखाड़ते हैं तो उसमें मिट्टी तो लगी रहती है, तो आपको क्या करना है? सावधानी से उस मिट्टी को धोना है, धो करके मिट्टी को एकदम अलग कर देना है और फिर इनकी जड़ों को ध्यान से देखना है। तो आप क्या देखेंगे? क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 16.a की तरह हैं अथवा चित्र 16.b की तरह? तो आप भी यही देखेंगे, तो उसमें जो हम जड़ें देखेंगे वो दो ही प्रकार की दिखेंगे। एक जो एकदम सीधी सीधी जड़ें होंगी, ठीक है, जैसे मक्का की जड़ निकली थी, और दूसरा जैसे चना की जड़ निकली थी, एक मुख्य जड़ होगी, फिर उसमें से कई और छोटी छोटी जड़ें निकली होंगी। तो इन्हीं दो तरह के आप जड़ देखेंगे। आगे क्या है? ये देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया हुआ है, ये दो तरह की जड़ें हैं। एक एकदम एक मुख्य जड़ निकली हुई है, फिर देखेंगे उसमें और छोटी छोटी ऐसे ऐसी जड़ें निकली हुई हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है? एकदम मतलब उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं दिखा रही है, सब जड़ें एक ही जैसी ऐसे 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 एकदम निकली हुई हैं। तो जो इस तरीके की जड़ें होती हैं जिसमें एक मुख्य जड़ होती है उसको हम बोलते हैं मूसला जड़, और जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सारी जड़ें एक तरह की दिखाई देती हैं, उनको बोलते हैं रेशेदार जड़। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जिन पौधों की जड़ चित्र 4.17a की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। देखिए इसमें एक मुख्य जड़ होती है, ये जो बीच में मोटी सी निकली हुई है इसको मुख्य जड़ बोलते हैं, और इसे वो क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और बाकी जो इनमें छोटी छोटी जड़ें दिखाई देती हैं इनको क्या बोलते हैं? पार्श्व जड़। ठीक है, उनके मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17b के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सारी जड़ें कैसी होती हैं? एक ही तरह दिखती हैं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। और आपने यहाँ पे एक चीज और ध्यान दिया होगा, देखिए
जो मूसला जड़ होती है, जिसमें उनकी जो पत्तियां, हमने दो तरह के शिरा विन्यास पढ़े थे, तो उनकी जैसी पत्तियां होती हैं, वो उन पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है? तो आप बोलेंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। और जिनकी जड़ एक समान होती है, यानी जिसकी झकड़ा जड़ होती है, रेशेदार जड़ होती है, उनकी पत्तियां जो होती हैं, उनका शिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर शिरा विन्यास होता है। तो आप पत्तियों को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उनकी जड़ कैसी होगी। जालिका रूपी शिरा विन्यास, जिसकी पत्ती होगी, जिस पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी होगा, उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी। और जिस पत्ती का शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास होगा, उसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है? तो वही चीजें जो हमने बता दिया है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है? तो समूह बी होंगी, यानी जिनकी जड़ें रेशेदार होंगी, उनकी पत्तियां का शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास होगा। और जिन पौधों की जड़ें मूसला होंगी, उनकी पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होगा। अब देखिए यहाँ पे ये है बूझो के मस्तिष्क में क्या सवाल आया? बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, पत्ती को देख करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? जड़ और पत्ती में संबंध है। ठीक, जैसी पत्ती उसी हिसाब से उसकी जड़ भी होगी। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को 4.2 में सही रूप से भर सकते हैं? यह है हमारी 4.2। यहाँ पे आपको पौधे का नाम लिखना है, फिर उसका लिखना है कि शिरा विन्यास किस प्रकार का है, जड़ का प्रकार लिखना। तो अभी तक हम किन किन पौधों के बारे में पढ़े हैं? हमने टमाटर के बारे में पढ़ा, टमाटर का पौधा। ठीक है, टमाटर का जो पौधा होता है, उसकी पत्ती का शिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका रूपी होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शिरा विन्यास जालिका रूपी। और जड़ का प्रकार कैसा होगा? तो उसमें मूसला जड़ होगी। और दूसरा हमने पढ़ा है, चलिए दूसरा पे बताइए, जिसका शिरा विन्यास समांतर हो। तो हमने मक्का का पौधा लिया था, मक्के के पौधे के बारे में पढ़ा था। उसका शिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर होगा। और जड़ का प्रकार कैसा होगा? झकड़ा जड़ होगी या फिर रेशेदार जड़ होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्या करती है? जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, यानी मिट्टी से वो जल को अवशोषित करती हैं, खींचती हैं और कहाँ पहुंचाती हैं? तना में तना में। और तना क्या करता है? फिर उस जल को पूरे पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है। ठीक, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। कि पत्ती का काम क्या है? भोजन बनाती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। और जो भोजन बनाती हैं, तना का दो काम होता है। एक तो वो पानी लेके ऊपर की ओर जाता है, जो पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। फिर पत्तियां ऊपर खाना बनाती हैं, तो फिर तने से ही वो नीचे आता है और जड़ों तक, फिर पौधे के हर भाग तक खाना जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं।
तो ये बात भी बहुत गौर करने वाली है, याद रखिएगा उसको। ये जो गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका है जिन्हें हम खाते हैं, ये कोई फल नहीं है बल्कि क्या है, ये जड़ है। हम जड़ें खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। और ये नहीं कि हम सिर्फ जड़ें खाते हैं, हम अन्य भागों को भी खाते हैं। ठीक, लेकिन ये याद रखिएगा, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका ये सभी क्या हैं, जड़ें हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? बिल्कुल, अभी हमने बताया था, ये जो तना होता है, तने ये दो तरफा मार्ग होता है, एक नीचे जाने वाला, दूसरा ऊपर जाने वाला। जो जड़ों से ऊपर जाता है वो क्या जाता है, जो मिट्टी से हमको जल मिलता है, खनिज मिलता है, वो सभी तने से ही होकर ऊपर जाता है, जो पौधे के हर भाग तक, पत्ती तक पहुंचता है। और फिर जो पत्तियां खाना बनाती हैं वो क्या करती हैं, ये भी तने से ही होकर आता है, नीचे की ओर आता है और जड़ तक तथा और विभाग तक पहुंच जाता है। तो तने में दो तरीके के मार्ग होते हैं, एक ऊपर जाने के लिए और एक नीचे आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। हमने बता दिया आपको। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ लिया, जड़ें पढ़ ली। अब क्या बचा, पुष्प। पुष्प मतलब फूल। चलिए फूल के बारे में भी देखते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख 4.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। ये देखिए गुलाब का पौधा है, इसमें 3 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक केवल डंडी है, ना इसमें फूल है और ना इसमें पत्ती है। दूसरा जो आरेख है इसमें फूल नहीं, केवल क्या है, पत्ती है। और जो तीसरा आरेख है इसमें फूल भी है, पत्ते भी हैं। तो 3 आरेख यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर क्या है, कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? तो आप कौन सी स्थिति में पहचान पा रहे हैं? तो बोलेंगे स्थिति 3 जो सी वाली है, क्योंकि इसमें पत्ती के साथ साथ उसका फूल भी दिखाया गया है। तो फूल से तो हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे, भाई ये गुलाब का पौधा है। चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हमने चित्र पढ़ा था जिसमें हमने पौधे के भागों को देखा था, तो इसमें आपको बोला था रंग भरने के लिए। ये देखें यहाँ पे, ये इसमें बोला था ना रंग भरने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि आपने इसमें कौन सा रंग भरा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। और यहाँ पे एक दिया है, अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना लें, क्योंकि यह पुष्प नहीं वरन पुष्पों का एक गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसमें भी आपको जो एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप करने के लिए दिया जाएगा, उसमें बताया है कि आपको गेंदा का, सूरजमुखी का, गुलदाउदी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि ये फूल नहीं बल्कि इसमें एक से अधिक कई सारे फूल होते हैं, या फूलों का क्या होता है, गुच्छा होता है। लेकिन हमें जो अध्ययन करना है वो एक फूल का करना है, क्योंकि हम एक फूल में आसानी से सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब और क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 10। इसमें आपको आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, एक पुष्प कलिका यानी एक पुष्प की कली चाहिए, तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प चाहिए, या तो धतूरा का ले लीजिए, या तो गुड़हल का पुष्प ले लीजिए, या तो गुलाब का ले लीजिए, या तो सरसों का, या तो बैगन का, या तो भिंडी का, या तो गुलमोहर का। ठीक, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आपको कितने फूल लेने हैं, 2 फूल लेने हैं।
एक ब्लेड लेना है, स्लाइड लेना है अथवा कागज भी चलेगा और आवर्धक लेंस लेना है। आवर्धक लेंस का काम क्या होता है, जो अपनी आंख के पास ले जाके हम देखते हैं तो छोटी चीजों को एकदम बड़ा करके दिखाता है, उसी को आवर्धक लेंस बोलते हैं। और साथ में क्या चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, इतनी सामग्री लेनी है आपको। चित्र 4.20 का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। ये देखिए, ये हमारा चित्र 4.20। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ये गुलाब का पौधा है, ये गुलाब का फूल है और दूसरे वाले चित्र में ये गुलाब की कली है। ये भी फूल पूरा खिल चुका है, ये कली भी खिलने वाली है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये हरा हरा जो दिखा रहा है, हरी हरी पत्ती दिखा रही है, इसमें भी इसी को कहते हैं क्या, बाह्य दल। और जो फूल की पत्ती होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां बोलते हैं। ठीक, इतना दिखाया हुआ चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। तो अगर पुष्प खिला हुआ होता है, फूल पूरा खिल गया होता है, तो उसका जो मेन भाग क्या होता है, पंखुड़ी होती है। यानी जो हमने भी देखा नहीं था, लाल लाल पंखुड़ी हो, गुलाब की लाल लाल पंखुड़ी, तो खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग क्या होता है, पंखुड़ी होती है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी, तो कलिका में यह बाह्य दल के अंदर बंद थी। अभी कली पूरी जब खिली नहीं होती है तो जो पंखुड़ियां होती हैं वो बाह्य दल के अंदर बंद होती हैं। कली का प्रमुख भाग कौन सा है, तो खिले हुए फूल का प्रमुख भाग पंखुड़ियां, और कली का प्रमुख भाग पूछे तो क्या होता है, बाह्य दल होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। ये देखिए, जो यहाँ पे बाह्य दल है, ये हमें ये देखिए छोटी पत्ती के तरीके ही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं हरी हरी, इन्हें को क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो यह छोटी पत्तियों की तरीके दिखाई देता है, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कितने बाह्य दल हैं, तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो कितने बाह्य दल दिख रहे हैं आपको, 5 बाह्य दल दिख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, इसमें 5 बाह्य दल हैं। फिर क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं, बाह्य दल हरे रंग की हैं और पंखुड़ियां किन रंगों की हैं, गुलाबी रंग की। आपके फूल में पंखुड़ियां की कितनी संख्या है, तो आप जब फूल लेके आएंगे, कभी अवलोकन करेंगे तो उसमें गिनिएगा कितनी पंखुड़ियां हैं। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं। बाह्य दल की पत्तियां तो जुड़ी होती हैं, बाह्य दल की पंखुड़ियां जुड़ी होती हैं, लेकिन जो खिले हुए फूल की पंखुड़ियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जुड़ी नहीं है। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त हैं। अब देखते हैं, जो जुड़े हुए बाह्य दल हैं उनकी पंखुड़ियां अलग अलग हैं, संयुक्त हैं। तो जब फूल लेके हम अवलोकन करेंगे, क्योंकि सब फूल एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो जिस फूल में आप देख रहे होंगे उसमें देख के बताइएगा। फिर देखिए, अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण को 4.3 में लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। ये 4.3, लेकिन अभी इसमें हम स्त्री केसर पुंकेसर नहीं जानते हैं, इसलिए पहले और पढ़ लेते हैं, तब इस सारणी पे आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। तो आप जब अध्ययन करेंगे और जो भी आप देखते हैं सीखते हैं, उनको जो सारणी है उसमें लिखना है। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरे। अंतिम 2 कॉलम में पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में बताया है, इसलिए वो पहले पढ़ समझ लेते हैं, तब उस सारणी को भरेंगे। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे,
तो हमने देखा जो ऊपरी भाग होता है उसमें बाह्यदल होती हैं और पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। तो जो आंतरिक यानी जो अंदर वाला भाग होता है वो हम सही से नहीं देख पाते हैं, तो उनको देखने के लिए जो बाह्यदल होंगी और जो पंखुड़ियां होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब हम उसके आंतरिक भाग को और अच्छे से देख सकेंगे। जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो, तो जाहिर सी बात है जब पंखुड़ी क्या हो, स्वतंत्र हो यानी अलग हो, जुड़ी हुई ना हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये धतूरे का फूल है, इसमें जो लंबी लंबी ये जो पंखुड़ियां दिख रही हैं, अगर इनको हटा दें तो ये आंतरिक वाला एक पंखुड़ी यहाँ से पूरी हट जाएगी, तो आंतरिक वाला भाग पूरा हमें आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 4.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 4.23 को ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो पहले देखते हैं चित्र 4.22 पुष्प के भाग। देखिए आराम से इसको ध्यान से। यहाँ पे आपने इन दो चीजों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। ये क्या है, बाह्यदल है ये चीज, और ये क्या है, इनकी पंखुड़ियां हैं। अब जो इसमें तीन चीजें और आपको नहीं मिल रही हैं वो क्या है, देखिए ये जो बीच वाली संरचना है, ये जो ऐसे अंडाकार ऐसे करके दिख रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। ये क्या है, स्त्री केसर। इसके मेनली तीन भाग होते हैं, एक जो बीच वाला जो गोल गोल है, दूसरा है जो पतली सी नली है, और तीसरा है जो ऊपर गोल गोल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा जो इसमें भाग दिख रहा है आपको वो ये है, इसके चारों ओर ये पतली पतली ये जो और नलिकाएं आपको दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और जो ऊपर वाली गोल गोल तरह की चीजें दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये परागकोश होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, स्त्री केसर और पुंकेसर। बात आगे समझ में। ये पंखुड़ियों के अंदर वाले भाग होते हैं और ये हर फूल में नहीं पाए जाते, सिर्फ कुछ ही फूलों में पाए जाते हैं। तो पुंकेसर इस तरीके से समझ में आ गया। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। ये जो बीच वाला नीचे वाला सबसे गोल गोल दिख रहा है, एक बीच का पतला भाग और ऊपर का छोटा सा जो गोल भाग दिख रहा है। और जो पुंकेसर है उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। सिर्फ एक पतली वाली नली जो होती है, ठीक है, ये पतली वाली जो नली होती है, और जो ऊपर कुछ भाग गोल गोल दिख रहे हैं ये, तो इसके कितने भाग हुए, दो भाग हुए। अब इनको और विस्तार से पढ़ते हैं। जो 4.23 में दिखाई गया, ये देखिए, यह पुंकेसर, ये जो इसकी पतली वाली लंबी वाली नली होती है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और जो ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हमने बता ही दिया, ये क्या होता है, परागकोश होता है, ठीक। तो पुंकेसर के कितने भाग हो गए, दो। और जो स्त्री केसर पढ़े थे, ये देखिए, इसमें इसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला जो है, ये जो गोल गोल दिखता है सबसे नीचे वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और जो इसके बाद जो बीच वाला भाग आता है, इसको वर्तिका। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, और यह स्त्रीकेसर फूल के एकदम बीचों बीच में होता है। उसके आसपास क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर की संख्या कई होती है, लेकिन स्त्रीकेसर सिर्फ एक ही होता है। यदि आप इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। तो हमने बता ही दिया, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं,
3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप अपनी कॉपी में पुंकेसर का, स्त्रीकेसर का, फूल का, सबका चित्र बना के देखिएगा। चलिए आप पढ़ते हैं क्रियाकलाप 11। अब क्या क्रिया करनी है आपको? आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। अब अंडाशय के भीतर भी कई सारे भाग होते हैं, तो उसको भी देखेंगे। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अंदर वाला भाग होता है, तो बिना काटे हम इसको नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें काटना पड़ेगा। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 4.25 से एवं बी को ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे चित्र, ये ए है और ये बी। एक को एकदम लंबाई में काटा है, ठीक है, और दूसरे को चौड़ाई में काटा है। तो आपको भी 2 तरीके से काट के देखना है, तभी आप अच्छे से उसका अध्ययन कर पाएंगे। लंबाई में काटिए और चौड़ाई में काटिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो लंबाई में काटा है, इसमें आपको ये जो गोल गोल छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? इसके बीज हैं, जिसको बीजांड बोलते हैं। बीज अभी पूरी तरीके से बने नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। ये जब लंबाई में काटेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और जब इसको चौड़ाई में काटेंगे तो देखिए हमें एक साथ केवल 4 ही बीजांड दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। ठीक है, जल डालते रहेंगे तो जल्दी से सूखेगा नहीं, अन्यथा वो जल्दी सूख जाएगा। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। तुमने बताया था ना, आवर्धक लेंस का काम क्या होता है? वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। अब बीजांड इतने छोटे होते हैं, तो हो सकता है कि हम उन्हें साफ तरीके से नहीं देख पाएं, इसीलिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करके आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो हमने बोला था, आपने जो भी पढ़ा है, फूल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, जो भी चीजें पढ़ी आप सबका चित्र बना के देखिए। आगे क्या है? कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। तो आपको अगर पुष्पों के बारे में और अधिक जानना है तो आप अपने टीचर के साथ किसी बगीचे में जा सकते हैं, जहां आपको अनेक तरह के फूल दिख जाएंगे, और फूलों के बारे में जानकारी लेनी है तो वहां के माली से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 4.3 में लिखा है, उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देखते हैं अपनी सारणी 4.3, ये रही पुष्पों का प्रेक्षण। तो इसमें जो एक उदाहरण देके बताया है वो गुलाब के बारे में बताया है। पौधे का नाम क्या है? गुलाब, जिसमें बाह्य दल की संख्या और रंग, तो बाह्य दल अनेक, मतलब बाह्य दल एक नहीं होता, कई सारे होते हैं, उनकी संख्या अनेक होती है। और रंग कैसा होगा? तो हरा होगा। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या, तो संख्या यहाँ पे लिखा है कितनी है? 5, और रंग आपको लिखना है, रंग कैसा होगा? हरा होगा। बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र, तो क्या होते हैं? उसमें जुड़े हुए होते हैं। पंखुड़ियां जुड़ी हुई होती हैं कि स्वतंत्र, तो लिखा है पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है? हमने बताया था पदार्थों के पृथक्करण पाठ में, पृथक का मतलब होता है अलग। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए, जो पुंकेसर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। और स्त्रीकेसर उपस्थित है कि अनुपस्थित, तो क्या होगा? उपस्थित होगा।
अब दूसरा इसी तरीके और भी आपको पौधों के नाम लिखने हैं, तो आप लिख लीजिए गुड़हल के बारे में। उसमें बादलों की संख्या अनेक होती है, रंग कैसा होगा, हरा होगा, ठीक है। और पंखुड़ियों का रंग कैसा होगा, तो पंखुड़ी का रंग, गुड़हल के फूल में पंखुड़ी का रंग जो है लाल होगा। उनकी संख्या भी अनेक होगी। बाह्य दल कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे। पंखुड़ियां जुड़ी है तो स्वतंत्र, तो गुड़हल के फूल में देखेंगे उनके जो पंखुड़ियां होंगी वो भी अलग अलग होंगी, स्वतंत्र होंगी। पुंकेसर उसमें उपस्थित होगा और स्त्री केसर भी उपस्थित होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सरणी को भर लिए, आप कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका आपको उत्तर देना है। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? तो नहीं, कुछ ही फूलों में पाए जाते हैं, सभी फूलों में नहीं पाए जाते हैं। क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? हाँ, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिसमें सारे जो पुष्प के अंग हैं सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? अभी तक हमने जो भाग पढ़े हैं पुष्प के उतने ही भाग होते हैं, ठीक है। तो कुछ और सारे फूल में ये भाग नहीं मिलते हैं, कुछ फूलों में मिलते हैं, कुछ फूलों में सभी भाग मिलते हैं, कुछ फूलों में सभी भाग नहीं मिलते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हो? देखिएगा, अभी तक तो हमने नहीं देखा है। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पंखुड़ियों की संख्या जो गुलाब के फूल में पढ़ी थी उसमें पंखुड़ियों की संख्या अधिक थी, लेकिन बाह्य दलों की संख्या सिर्फ 5 थी। आगे पढ़ते हैं। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपने इस कक्षा में पुष्प के भाग पढ़ लिए, लेकिन उनका काम क्या होता है वो आप आगे पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में काम क्या होता है, साथ में हमारा फल बच गया, तो फल के विषय में भी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसका सारांश, इसमें हमने क्या क्या सीखा है उसको एक नजर में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तो आपको पता होगा शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, आपने पढ़ा इसमें। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। देखना पर्णवृंत कहाँ पे होता है, जो एकदम तने और पत्ती को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। और फलक क्या होता है, जो पत्ती का चपटा हुआ भाग होता है उसी को फलक बोलते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। तो पत्ती का शिरा विन्यास आपने दो प्रकार का पढ़ा था। एक था जालिका रूपी शिरा विन्यास, जिनमें जो उसका शिरा विन्यास होता है, जो छोटी छोटी लकीरें आपको दिखाई देती पत्ती में, वो एकदम जाल की तरीके पूरी पत्ती में फैली हुई होती हैं, तो उसको जालिका रूपी शिरा विन्यास बोलते हैं। और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें पूरा जाल के तरीके तो नहीं फैली होती, सब सीधे सीधे लाइन में दिखाई देती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर शिरा विन्यास। और इन्हीं पत्ती से हम जड़ का पता भी लगा सकते हैं। जड़ भी दो तरह की होती हैं, एक होती है रेशेदार या झकड़ा जड़ और दूसरी होती है मूसला जड़। आगे बढ़ते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यानी जो पत्तियों का जो जल होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो उसी को जल वाष्प को
वायु में यानी वायुमंडल में क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, निष्कासित मतलब निकालती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ के भी आपने दो काम पढ़े थे। पहला क्या था कि मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाती हैं। दूसरा क्या पढ़ा था कि पौधों को मिट्टी में जमाए रखती हैं। ठीक है, नहीं तो जड़ नहीं होगी तो पौधा मजबूती से जमीन में नहीं टिका रहेगा। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। आगे पढ़ते हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो तने का मुख्य काम क्या होता है, जो जल को, पानी को और जो मिट्टी से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जो पत्तियां भी भोजन बनाती हैं वो भी तने के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो आज का पाठ हमारा पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।